नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईएनटी इकोस। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड हेड नेक सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में, खास करके एडिनॉइड टॉन्सिल्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि टॉन्सिल्स दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक तो जो जिनको हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं, वो हैं जीभ के पीछे और गले में ऊपरी हिस्से में टॉन्सिल्स होते हैं, उनको हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। और एक टॉन्सिल्स वो होते हैं जो नाक के पीछे होते हैं, इनको हम एडिनॉइड टॉन्सिल्स कहते हैं। ये जो एडिनॉइड टॉन्सिल्स या पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ द लिम्फॉइड सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। ये बाहर से जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई और किस्म के जरासीम आते हैं, उनको ये पकड़ लेता है और उसको हमें इन्फेक्शन होने से बचाता है बाकी शरीर को। तो अब हमें टॉन्सिल्स जो पर्टिकुलरली एडिनॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये एडिनॉइड टॉन्सिल्स जो कि नाक के बैक साइड में होते हैं, इनकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर हमने देखा है कि पेरेंट्स जब भी बच्चों को लाते हैं ओपीडी में, तो कहते हैं कि बच्चे को नाक में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुंह से सांस ले रहा है, रात को सोते टाइम खराटे मार रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को सांस में दिक्कत होने से या गले में इन्फेक्शन होने से, नाक में इन्फेक्शन होने से उसको हेडेक भी होती है। और अगर ये टॉन्सिल बहुत दिन तक बड़े रहें तो कान में दर्द भी हो सकती है। तो अब हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये एडिनॉइड टिश्यू बढ़ते क्यों हैं। देखो, जब भी सर्दी जुकाम होता है तो जो टॉन्सिल्स हैं, ये बॉडी का हमारा नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो टेम्परेरी ये साइज़ इनका बढ़ जाता है। अक्सर ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि ये इनको ठीक करने के लिए हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर ये टॉन्सिल्स दवाई के बावजूद भी ठीक नहीं हो, तो कभी कभी हमें ऑपरेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये जो एडिनॉइड टॉन्सिल्स हैं, जब भी बढ़ते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को या पीडियाट्रिशियन के पास या फिर ईएनटी डॉक्टर के पास लेके आते हैं। तो ईएनटी डॉक्टर्स या पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, वो अच्छी तरह जांच करते हैं कि एडिनॉइड टिश्यू का क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुई है। और फिर वो कभी कभी एक्सरे की एडवाइस करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में क्या होता है कि हम एंडोस्कोपी करने से परहेज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। और अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है और कोऑपरेटिव है, तो हम नाक के रास्ते से एंडोस्कोप डाल के देख सकते हैं कि एडिनॉइड का साइज़ कितना है। लेकिन अगर बच्चा एंडोस्कोपी नहीं कराने में सक्षम है, तो फिर हम एक्सरे नेज़ोफेरिंक्स इसका मतलब है कि नाक के पीछे की जो खाली स्पेस है, उसको हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं। तो एक्सरे नेज़ोफेरिंक्स करने से हमें एडिनॉइड टिश्यू का साइज़ का पता चलता है। अब ये जो एडिनॉइड टिश्यू है, इसका हम ग्रेडिंग भी करते हैं कि ये कितना साइज़ का, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। अगर तो जो नाक के पीछे सांस की नली है, उसको ये 25% से कम ब्लॉक कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेड 1 है। अगर तो ये 25 से 50% ब्लॉकेज कर रहा है, तो इसका मतलब ग्रेड 2 है। और अगर ये 50 से 75% ब्लॉकेज कर रहा है, तो इसका मतलब ग्रेड 3 है। और अगर ये पूरा ही कंप्लीट ब्लॉकेज कर रहा है, तो इसका मतलब ग्रेड 4 है। ये तो हो गया पार्ट ऑफ ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस, कि हमें साइज़ का पता चलाना। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बच्चे का इलाज कर सकते हैं कि हाँ, ये एडिनॉइड टिश्यू का ट्रीटमेंट कैसे करना है। अक्सर हमने देखा है कि 70% से ब्लॉकेज अगर नेज़ोफेरिंक्स में है, सांस की नली की, तो हम उसको मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हमें कंप्लीट ब्लॉकेज में अगर मेडिसिन के बावजूद भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो फिर हम सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं। एडिनॉइड इन्लार्जमेंट के ट्रीटमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टीरॉयड स्प्रेस देते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जिससे कि ये एडिनॉइड टिश्यू बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? सर्जिकल ट्रीटमेंट हमें तभी इंडिकेशन होती है, या तो दवाइयों के बावजूद एडिनॉइड टॉन्सिल्स जो हैं, वो कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं क्योर कर पा रहे हैं, तो बच्चे को हम कंटिन्यूसली सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हेडेक हो रही है और बाकी सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उस केसेस में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन लेना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं साल में बच्चे को 3-4 बारी, 5-6 बारी टॉन्सिल्स जो बढ़ते रहते हैं और ना हमेशा बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, तो उन केसेस में भी हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। एक होता है कन्वेंशनल मेथड,
एक होता है जो एंडोस्कोपिक मेथड, जो कि लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि एक एडिनॉइड क्यूरेट लेके बच्चे को अंडर जनरल एनेस्थीसिया नाक के पीछे मुंह के रास्ते से तालू के पीछे जाते हैं और उसको एडिनॉइड क्यूरेट से हम शेव कर देते हैं। तो उससे कुछ हद तक टॉन्सिल्स निकल जाते हैं और हमें उससे कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक है न्यू टेक्निक्स मेथड, जिसमें हम कि एंडोस्कोप डालते हैं नाक के रास्ते से और विजुलाइज करते हैं प्रॉपरली कि हमें पूरा जो टॉन्सिल है एडिनॉइड निकलते हुए हमें दिख जाता है कि हाँ हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट कर दिया है। इसमें क्या करते हैं, नाक में एंडोस्कोप डालें और मुंह के रास्ते से जहाँ हम डिवाइडर डालेंगे या फिर कोबलेटर, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है। तो कोबलेशन से हमें क्या होता है कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ एडिनॉइड टिश्यू हो जाता है और साथ साथ में क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग होने का भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड हम यही प्रेफर करते हैं कि एंडोस्कोपिक असिस्टेड टेक्निक यानी कि कोबलेशन या डिब्राइडर टेक्निक से हम एडिनॉइड टिश्यू को निकालते हैं और इसमें कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। जबकि कन्वेंशनल मेथड में कुछ ना कुछ टिश्यू पीछे रहने का चांसेस होते हैं, जो कि कभी कभी बाद में ये दोबारा बढ़ने का रिस्क होता है। इन जनरल हमने देखा है कि एडिनॉइड सर्जरी जो है इट्स रिलेटिवली सेफ सर्जरी, चाहे वो कन्वेंशनल मेथड से की जाए चाहे वो एंडोस्कोप असिस्टेड की जाए। जस्ट एडवांटेज ये है कि एंडोस्कोप में फास्ट और इजी रिकवरी है, लेस चांस ऑफ ब्लीडिंग है, जबकि इन दोनों केसेस में बाहर कोई कट नहीं लगता, नेक में या बॉडी के बाहर कभी कोई कट नहीं लगेगा। तो दोनों केसेस में हम यही कह सकते हैं कि इट्स रिलेटिवली सेफ सर्जरी। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी जो कि ऑपरेशन के दौरान ही बंद हो जाती है या फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। तो हम पेशेंट को उसी दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर अगले दिन थोड़ा वेट एंड वॉच करके, ताकि पेरेंट्स का जो मन में थोड़ा एप्रीहेंशंस होती है कि अभी इमीडिएट सर्जरी की है तो एकदम डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्व करते हैं और बच्चे को या पेशेंट को हम अगले दिन डिस्चार्ज करते हैं। कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं कि अगर हम एडिनॉइड सर्जरी उन केसेस में भी ना कराएं जिनमें कि बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है, जिनमें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि नाक के पीछे पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज है नेज़ोफेरिंक्स का, सांस की नली बिल्कुल नाक के रास्ते से बंद है, अगर हम उनमें भी सर्जरी नहीं करवाएं तो क्या हो सकता है। इसके शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि नाक से सांस लेने में हमेशा दिक्कत रहेगी, मुंह से सांस लेगा बच्चा और उसकी माउथ ब्रीदिंग रहेगी और उसको नाक में डिस्चार्ज आएगा, कभी कभी कान में दर्द हो जाएगी, हेडेक हो सकती है। जबकि लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि उसके फेस में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एडिनॉइड फेसिस कहते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि बच्चे का चेहरा लंबा होता है, तालू ऊंचा होता है, ऊपर वाला होंठ छोटा होता है और जो टीथ हैं वो क्राउडेड होते हैं और शार्प इंसाइजर्स और टीथ की अरेंजमेंट बहुत ही ख़राब होती है। तो इससे बच्चे की फेशियल अपीयरेंस में प्रॉब्लम होती है। और हमने ये भी देखा है कि जिन बच्चों में एडिनॉइड्स होते हैं उनको खाना खाने में भी दिक्कत होती है और इसकी वजह से उनकी ग्रोथ में असर पड़ता है। और क्योंकि नाक से सांस प्रॉपर ले नहीं पा रहा तो उसकी वजह से हवा मुंह से फिल्टर होकर नहीं जा रही है, तो उसको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन भी रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर तो इंडिकेटेड है, अगर तो कंप्लीट ब्लॉकेज है नेज़ोफेरिंक्स का, तो जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा तो उसको हमेशा हमें सर्जिकली ट्रीटमेंट कर देनी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा कानों पर भी असर पड़ेगा, जिसमें कि कान में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बच्चे को सुनाई में प्रॉब्लम होती है। और जब सुनाई में प्रॉब्लम होती है तो क्लास में वो अटेंटिव नहीं रहेगा और उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। तो इन जनरल हम यही कहेंगे कि लॉन्ग टर्म इसका नुकसान ही है, अगर तो कंप्लीट ब्लॉकेज है तो हमें सर्जरी जरूर करवानी। तो टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो इज़ दैट एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत कॉमन होती है और हम मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। कुछ केसेस में जिसमें कंप्लीट ब्लॉकेज है नेज़ोफेरिंक्स की, तो उसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं पेरेंट्स को और ये बहुत रिलेटिवली सेफ सर्जरी है, नथिंग टू वरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।